धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और वो 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं संजय चक्रवर्ती जी के लिए, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें और फिर दिखाया करें। अभी ये कह रहे थे कि यहाँ तो पूरा लोकतंत्र है और इंडी के अंदर हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। मुझे आप बताइए ये कैसा लोकतंत्र है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये लोग राजनीतिक रूप से कारणों से हत्या कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। जिन अधीर रंजन चौधरी की इन्होंने भी बात की, वो लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जो मैं ये कहूँ खूनी राजनीति है उसका विरोध कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं पे वो प्रश्न उठा रहे हैं, तो वो इनके लिए अच्छे नहीं है। अभी इन्होंने कहा कुछ चिराग पासवान जी की बात की, इन्होंने पशुपतिनाथ पारस जी की बात की। तो मैं इनसे पूछता हूं, अरे भैया आपने कितनी सीटें दी कांग्रेस को अपने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए? सारी की सारी पे लड़ रहे हो ना, किसी को एक सीट भी दी नहीं दी। तो ये कैसा है कि हम तो साथ साथ हैं लेकिन जमीन पर हम आपके दुश्मन हैं। तो ये समझ नहीं आया गठबंधन। अब दूसरी चीज ईडी और सीबीआई की ये बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब कि आप कभी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना, तो सबसे ज्यादा परेशानी भूतों और पिशाचों को होती है। उसी प्रकार से ईडी और सीबीआई से सबसे ज्यादा परेशानी भ्रष्टाचारियों को होती है। यहां संजय चक्रवर्ती जी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, इन्हीं के मंत्री थे ना जिनके घरों से किलो के भाव में नोटों के बंडल और बड़ी बड़ी सोने की सिल्लियां निकली थी, सैकड़ों करोड़ रुपया कैश निकला था टीचर भर्ती घोटाले में। और यही वो पश्चिम बंगाल है जहां पर ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को इन्होंने आरक्षण दिया और उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब रही बात बंगाल के अंदर जो किसका जादू चला, तो मैं आपको बता देता हूं। बंगाल के अंदर जो वोटर टर्नआउट बढ़ा है उससे यह समझ में आता है कि किस प्रकार से राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी ईसीआई बंगाल का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, किस प्रकार से इनके जो युवराज हैं, भतीजे जो ममता दीदी के हैं, वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर जहां जहां पर उनके खिलाफ भयंकर मतदान हुआ है एंटी इनकम्बेंसी में, वहां वहां की वोटर जो मशीनें वो लूटी गई हैं और वो नालों में फेंकी गई हैं। इस चीज को मैं नहीं कह रहा हूं, जो बंगाल का इलेक्शन कमीशन है वो कह रहा है। तो ये मैं समझना चाहता हूं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, कैसा लोकतंत्र है कि आप पॉलिटिकल हत्याएं करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के, आप धमकियां देते हैं। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा किया है। चुनावों के नतीजों से जुड़ा ये बड़ा दावा, उनका कहना है कि इंडिया अलायंस 295 से ज्यादा सीटें जीत रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इस वक्त बैठक चल रही है, जहां पर इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज मौजूद हैं और 4 जून को आने वाले नतीजों के बाद की रणनीति पर उस पर मंथन हो रहा है। इन सबके बीच उन्होंने बड़ा दावा यह किया है कि 295 से ज्यादा सीटें जीत रही है इंडिया अलायंस। सूर्य मैथिल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो दावा कर चुके 295 से ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस जीत रही है। अच्छी बात है, उनको सपना लेने दीजिए। 4 जून को जब रिजल्ट्स आउट होंगे तब उनको पता चल जाएगा कि उनके युवराज खुद वायनाड से भी हारे हैं और रायबरेली से भी हारे हैं। ऐसा ही कुछ दावा 2019 में भी इन्होंने किया था, राफेल पे इन्होंने शोर मचाया था, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और बाद में हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी नाक रगड़कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और क्या हश्र हुआ था वो दुनिया के सामने है। भारतीय जनता पार्टी अकेले 303 लेके आई थी, हमने तब भी कहा था अब की बार 300 पार, और इस बार हमारा जो टारगेट है वो अब की बार 400 पार है। और हम आपको बता रहे हैं, दावे से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस सीटें लेके आ रही है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से मांगा था। जनता ने उस पे और सवाया करके दिया है, और जो एनडीए गठबंधन है वो 410 प्लस सीटों के संग आप देखिएगा 4 जून को, 4 तारीख को, अभी आप रिजल्ट जब आउट होंगे तो सबके सामने आ जाएगा। और मेरी बात रह गई थी बंगाल के विषय में, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कैसी इनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जब कभी बीएसएफ का दायरा बढ़ाकर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किया जाता है तब ये लोग छाती पीटते हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बुलाकर बंगाल के अंदर दामाद बनाकर उनको फर्जी कागज दिलवाते हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाते हैं और अपना वोटर बनाते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ईडी और सीबीआई पे हमला करने वाले टीएमसी के लोग,
संदेश खाली में हजारों महिलाओं का बलात्कार करके टीएमसी कार्यालय के अंदर फिर वापस छोड़ने वाले टीएमसी के लोग 55 दिन तक वो सैकड़ों हजारों महिलाओं का बलात्कारी भागा भागा घूमता रहा आराम से, और जब तक हाई कोर्ट ने नहीं कहा तब तक इन्होंने उसको अरेस्ट नहीं किया, और अरेस्ट करने के बाद भी सीबीआई को हैंडओवर नहीं कर रहे थे। तो ये सब चीजें जनता ने देखी हैं। अच्छा ठीक है सूर्य जी, ठीक है सूर्य जी, इसका जवाब ले लेते हैं। संजय जी ये बताइए, बात तो सही कह रहे हैं सूर्य जी, वो ये कह रहे हैं कि भैया पश्चिम बंगाल में आपने चुनाव लड़ा, आपके भी तमाम अहम मुद्दे रहे, लेकिन कैसे जनता आप पे बिलीव करे, किस बिहाफ पे आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी जीतेंगी? संदेश खाली का मुद्दा हो गया, हर चुनाव में वहां पर बवाल हो रहे हैं, इसके पहले भी कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंसा हुई है। मैं इनको पहले तो जवाब दे दूं भ्रष्टाचार के ऊपर। भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने दो रास्ते छोड़े थे। पहला रास्ता था ईडी सीबीआई का छापा ले लो या बीजेपी में शामिल हो जाओ। तो जिस भ्रष्टाचारी को जिसको जो जैसा लगा उस हिसाब से उन्होंने काम किया। बहुत सारे लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप तय करके जेल पे चले गए, और बहुत सारे लोग जो है वो दुबक करके बीजेपी में चले गए, और बीजेपी में कोई मंत्री बन गया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, कोई जो है सांसद के लिए चला गया, कोई राज्यसभा चला गया, कोई जो है मुख्यमंत्री बन गया। जितने देखिएगा भ्रष्टाचारी महामंडित जिससे हुआ, भ्रष्टाचारियों को उन्होंने क्या किया, पूरे देश से इकट्ठे करके एक जगह पे इकट्ठे करके महाभ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है करके। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी रोहिंग्या के बारे में बात कर रहे थे। रोहिंग्या पूरे राज्य में बताइए, पूरे देश में कहाँ कहाँ नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, रोहिंग्या मैक्सिमम आए कब? 2017 में। 2017 में शासन किसका था? आपका था। आपका शासन में जो है आती है तो इसका मतलब फेलियर किसकी है? गृह मंत्रालय की। तो गृह मंत्रालय अपनी ढिंडोरा खुद ही पीट रहे हैं बड़े अच्छी तरीके से। आते हैं संदेश खाली की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं संदेश खाली। अरे हमने तो अरेस्ट किया, 56 दिन बाद अरेस्ट किया, 57 दिन। मणिपुर में बताइए क्या हुआ, समझा दीजिए हमको। मणिपुर में आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे, आज तक वहां पे हिंसा, छुटपुट हिंसा की घटनाएं जारी है। और आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप प्रज्वल रमन्ना के बारे में बात करिए, आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में बात करिए, आप बनारस के अंदर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ बीएचयू के अंदर, वो बाकायदा जो है। संजय जी, ये सूची यही नहीं थमती है, इसमें पश्चिम बंगाल का नाम लेना आप भूल गए हैं। बहरहाल ये तमाम राज्य हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, और इन मुद्दों के जरिए कहीं ना कहीं जो रैलियां हमने देखी, जो रोड शो हमने देखे, उसमें ये मुद्दे गरमाते हुए सबसे ज्यादा नजर आए। इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी। राहुल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले तो अपडेट बताइए कि अब तक कितना वोटिंग हो चुकी है, और साथ ही अगर हम 2019 के चुनावों की बात करें तो इन्हीं 57 सीटों में से एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए ने 32 सीटों पर कब्जा किया था, जो कि मैक्सिमम सीट रही थी। इस बार मन अगर टटोल रहे हैं मतदाता का, तो क्या समझ आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर से अगर अब लास्ट फेज की बात करें तो लास्ट फेज का चुनाव बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री के जो क्षेत्र है, जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, और जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है जहां आज भी हिंसा को में देखने को मिली, ये बड़ा अहम हो जाता है। आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की थी, तो वोटिंग परसेंटेज जो 4 बजे तक की सामने आई है वो मैं आपको बताता हूँ। पश्चिम बंगाल में 58% अभी तक मतदान हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 46.83% के आसपास बना हुआ है। तो यानी पश्चिम बंगाल में मतदान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण भी देखने को मिला, हिंसा भी देखने को मिली। तो ये वो 2 राज्य हैं जहाँ पे मतदान की फीसदी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा अहम नज़र आता है। लेकिन ये वाले में अगर हिमाचल प्रदेश को भी जोड़ दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी 58.14% मतदान हुआ है, यानी वो भी 60% के आसपास बना हुआ है। तो जो पहाड़ी राज्य हो या पश्चिम बंगाल हो, दोनों जगह वोटिंग परसेंटेज राइज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यूपी में अभी भी ओवरऑल सारी सीटों को मिला करके वोटिंग परसेंटेज कम ही नजर आ रहा है। जी चलिए, आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बड़ा बयान सामने आ गया। एग्जिट पोल से पहले बीजेपी अध्यक्ष का यह बयान है, सफल चुनाव के लिए चुनाव आयोग का आभार। जी हां, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चुनाव आयोग ने बहुत ही कोशिश की। भारत के चुनाव शोध का यह विषय, जेपी नड्डा ने इस बात का भी जिक्र किया। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत जैसे बड़े देश में, जहां पर 125 करोड़ की जनता रहती है, 7 चरणों में लोकसभा चुनाव करवाना एक बड़ी चुनौती भी रहा। खास तौर पर जिस तरीके से गर्मियों की वजह से, जिस तरीके से हाल ही में जो खबरें भी सामने आई हैं, ऐसे में चुनाव आयोग का आभार जताया
जेपी नड्डा ने उन्होंने कहा कि सफलतापूर्वक जो तमाम बंदोबस्त किए गए, सुरक्षा के इंतजाम किए गए, मतदाताओं को किसी तरीके से दिक्कत ना हो उसके इंतजाम किए गए और साथ ही इस बार के लोकसभा चुनावों में टेक्नोलॉजी का भी बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया गया, उसके लिए भी उन्होंने आभार जताया। एक बार फिर से आप सूर्य मैथल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी भी हमारे सहयोगी राहुल डबास ने हमें वोटिंग परसेंटेज बताया और खासतौर पर उत्तर प्रदेश पर निगाहें इसलिए बनी हुई हैं। एक तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा जहां से केंद्र की राजनीति का ताना बाना बुना जाता है और दूसरा 7वें चरण में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी पर मतदान हो रहा है। ऐसे में 2019 की बात करें तो 60% के इर्द गिर्द मत फीसदी रहा था, लेकिन इस बार वो आंकड़ा और भी कम पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। ये संकेत क्या कुछ समझे इससे?